ओके सो अभी हम स्टार्ट करने वाले हैं लीगल इन्वायरमेंट। तो ये हमारा लीगल इन्वायरमेंट का फर्स्ट टॉपिक है जिसका नाम है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 और ये आया था 1872 में। ठीक है, ओके सो पहले बात करते हैं इंट्रोडक्शन के बारे में। द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 इज़ अ लॉ दैट डिफाइंस हाउ एग्रीमेंट्स बिकम लीगली बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट्स। ठीक है, तो इस एक्ट में बताया गया था, लॉ के द्वारा डिफाइन किया गया, ठीक है, कि जो एग्रीमेंट्स होते हैं वो किस तरह से जब वो लीगली बाइंड हो जाते हैं तो वो कॉन्ट्रैक्ट बन जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे ये डिफाइन किया गया था। इसके अलावा इट प्रोवाइड्स रूल्स अबाउट मेकिंग, फुलफिलिंग एंड इन्फोर्सिंग कॉन्ट्रैक्ट्स इन इंडिया। इन्होंने क्या किया, मतलब इस एक्ट के अंडर कुछ रूल्स प्रोवाइड किए गए, ठीक है, जिसमें कि ये बताते हैं कि हमारे इंडिया में कॉन्ट्रैक्ट्स जो है वो किस टाइप से बनाए जाते हैं, उसको कैसे फुलफ़िल किया जाता है एंड कैसे इन्फोर्स किया जाता है। ओके ओके सो अभी हम बात करते हैं डिफरेंस बिटवीन एग्रीमेंट एंड कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, तो इस टॉपिक में हम लोग बात करेंगे कि एग्रीमेंट एंड कॉन्ट्रैक्ट के बीच में क्या डिफरेंस है, हम इनकी डेफिनेशन समझेंगे। ठीक है, और उसके बाद एक एग्जांपल समझेंगे। तो एग्रीमेंट क्या होता है? एग्रीमेंट अ प्रोसेस और सेट ऑफ प्रोमिसेस मेड बिटवीन टू और मोर पार्टीज। तो एग्रीमेंट इज सिंपल, एक प्रॉमिस होता है या फिर आपने कुछ प्रोमिसेस किए हुए हैं टू या टू से ज़्यादा पार्टीज़ के बीच में, तो उसे हम क्या बोलते हैं? एग्रीमेंट बोलते हैं। एंड कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? अ लीगली इन्फोर्सेबल एग्रीमेंट, यानी कि इसमें क्या होता है कि कॉन्ट्रैक्ट जो है एक ऐसा एग्रीमेंट है जो कि लीगली इन्फोर्सेबल है। ओके, की डिफरेंस समझते हैं। ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर एग्रीमेंट्स बट नॉट ऑल एग्रीमेंट्स आर कॉन्ट्रैक्ट्स। दैट मीन्स कि जितने भी कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं वो सभी एग्रीमेंट्स हैं, बट सारे एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं हैं। ओके, ओनली एग्रीमेंट्स इन्फोर्सेबल बाय लॉ बिकम्स कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि ओनली ऐसे एग्रीमेंट जो इन्फोर्सेबल हैं लॉ के थ्रू, उसी को हम कॉन्ट्रैक्ट्स बोलते हैं। आप ऐसे समझ सकते हैं कि लाइक जो एग्रीमेंट है वो एक ब्रॉड टर्म है, ठीक है, एंड एग्रीमेंट में जिन एग्रीमेंट को आप लीगली इन्फोर्स कर देते हैं उन एग्रीमेंट को हम कॉन्ट्रैक्ट बोल देते हैं। ठीक है, तो अगर एग्रीमेंट एक ब्रॉड टर्म हो गया और एग्रीमेंट के अंडर ही कॉन्ट्रैक्ट आता है, तो आप ये समझ लीजिए कि सारे के सारे जितने भी कॉन्ट्रैक्ट्स होंगे वो डेफिनेटली आपके एग्रीमेंट्स होंगे, बट सभी के सभी एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स नहीं होंगे, बिकॉज कॉन्ट्रैक्ट एक छोटा टर्म है एज़ कम्पेयर टू एग्रीमेंट। और जो मैं ये टर्म यूज़ कर रही हूँ कि ब्रॉड टर्म एंड स्मॉलर टर्म, ठीक है, ये जस्ट मैं समझाने के लिए यूज़ कर रही हूँ। अभी हम बात करते हैं एग्जाम्पल के बारे में। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ ए promises to sell his car to B for 10,000 रुपीज़, यानी कि कोई पर्सन ए है, उसने क्या किया हुआ है कि प्रॉमिस किया है कि मैं अपनी कार को सेल करूँगा 10,000 रुपीज़ में। ठीक है, तो ये क्या बन गया? एक टाइप से एग्रीमेंट बन चुका है। एंड इसके बाद इफ़ ऑल द लीगल रिक्वायरमेंट्स आर मेट। ओके सो फॉर एग्जाम्पल, इफ़ अ प्रोमिसेस टू सेल हिज कार टू बी, यानी कोई पर्सन ए है, उसने प्रॉमिस किया है कि वो अपनी कार को सेल करेगा पर्सन बी को फॉर 10,000 रुपीज़, एंड बी प्रोमिसेस टू पे 10,000 रुपीज़ फॉर द कार। ठीक है, एंड बी ने प्रॉमिस किया है कि ठीक है मैं इस कार के लिए 10,000 रुपीज़ पे करने के लिए रेडी हूँ। तो ये क्या बन गया? ये आपका एक एग्रीमेंट है, बिकॉज यहाँ पे टू पार्टीज़ के बीच में एक प्रॉमिस हुआ है कि आप मुझे कार देंगे और मैं आपको इतना अमाउंट ऑफ पैसा दूंगा। ठीक है, एंड इफ़ ऑल द लीगल रिक्वायरमेंट्स आर मेट, अगर जितने भी लीगल रिक्वायरमेंट्स अगर वो मेट हो जाती हैं, यहाँ पे एक मतलब एक कॉन्ट्रैक्ट होता है एंड सारी के सारी अगर लीगल रिक्वायरमेंट मेट होती हैं, तो ये एग्रीमेंट हमारा क्या बन जाएगा? कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा, जो कि इन्फोर्सेबल है बाय लॉ। ओके, आई गेस आपको डिफरेंस समझ में आ गया होगा एग्रीमेंट एंड कॉन्ट्रैक्ट के बीच में। रूल्स फॉर अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि जो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होता है उसके रूल्स क्या हैं, या फिर आप किसी कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड कब बोलेंगे। ठीक है, इससे कुछ 7 रूल्स हैं, इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं, बट अभी 7 की बात करते हैं। फर्स्ट है ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। ऑफर एंड एक्सेप्टेंस क्या है? अ क्लियर प्रपोजल एंड इट्स अप्रूवल। दैट मीन्स कि आपको क्या होना चाहिए कि आप जो भी मतलब प्रपोजल दे रहे हो वो काफ़ी क्लियर होना चाहिए, ठीक है, एंड उसका अप्रूवल भी होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट है लीगल ऑब्लिगेशन। तो पार्टीज़ मस्ट इंटेंड टू क्रिएट लीगल रिलेशन, यानी कि जो भी पार्टीज़ इस कॉन्ट्रैक्ट में इन्वॉल्व हो रही हैं उनका इंटेंट मतलब उनका इंटेंशन ये होना चाहिए कि हमें एक लीगल रिलेशन बनाना है। थर्ड है लॉफुल कंसिडरेशन।
समथिंग वैल्यूएबल मस्ट बी एक्सचेंज्ड, दैट मीन्स कि इसमें लॉफुल कंसिडरेशन होना चाहिए, लॉ का कंसिडरेशन होना चाहिए। एंड समथिंग वैल्यूएबल मस्ट बी एक्सचेंज मीन्स अगर कोई वैल्यूएबल है तो उसको एक्सचेंज करना चाहिए। कैपेसिटी ऑफ पार्टीज़ मस्ट बी कॉम्पिटेंट, यानी कि जिस भी पार्टीज़ के साथ आप कॉन्ट्रैक्ट में आ रहे हो वो पार्टीज़ आपकी कॉम्पिटेंट होनी चाहिए, दैट मीन्स कि उनकी लीगल एज होनी चाहिए, वो इंसान माइनर नहीं होना चाहिए, मेजर होना चाहिए, लाइक उसकी जो एज है वो 18+ होनी चाहिए। एंड साउंड माइंड का मतलब है कि वो ऐसी मेंटल स्टेट में है जिसके अकॉर्डिंग वो डिसीजन अपने ले सकता है। ओके, 5th पॉइंट है हमारा फ्री कंसेंट। फ्री कंसेंट में कंसेंट मस्ट नॉट बी ऑब्टेन्ड बाय फोर्स, फ्रॉड और मिस्टेक, यानी कि जिस पार्टी के साथ आप कॉन्ट्रैक्ट में आ रहे हैं वो क्या होना चाहिए, उसका फ्री कंसेंट होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपने उससे कंसेंट लिया है फोर्सफुली, फ्रॉड करा के या फिर किसी मिस्टेक के थ्रू। 6 पॉइंट है लॉफुल ऑब्जेक्ट। द कॉन्ट्रैक्ट्स पर्पस मस्ट बी लीगल, यानी कि आपका जो भी कॉन्ट्रैक्ट का पर्पस है वो लीगल होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप इलीगली कुछ काम करवा रहे हो अदर पार्टी से। सर्टेनिटी एंड पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस, टर्म्स मस्ट बी क्लियर एंड अचीवेबल, यानी कि जो भी आपके कॉन्ट्रैक्ट्स में टर्म्स आपने लिखे हैं वो सभी के सभी क्लियर होने चाहिए एंड अचीवेबल होना चाहिए। ओके, सो ये सभी थे रूल्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट ये सारे रूल्स फॉलो करता है, उस कॉन्ट्रैक्ट में ये सभी पॉइंट्स हैं, तो हम बोलेंगे हाँ वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है। ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स या फिर टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट्स कितने टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट है वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। वैलिड कॉन्ट्रैक्ट मीन्स द कॉन्ट्रैक्ट दैट फुलफिल्स ऑल लीगल रिक्वायरमेंट्स, यानी कि ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो कि जितनी भी लीगल रिक्वायरमेंट्स है उसको फुलफिल करता है, तो उसे हम बोलते हैं वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। एग्जाम्पल के लिए ए एग्रीइंग टू सेल देयर कार टू बी फॉर द 5 लाख रुपीज़, ठीक है। ए ने एग्री किया कि मैं अपनी कार बी को सेल कर दूंगा 5 लाख रुपीज़ में, एंड बी एग्रीइंग टू पे दैट अमाउंट, एंड बी ने एग्री किया कि हाँ मैं वो अमाउंट पे कर दूंगा, विद बोथ पार्टीज हैविंग द कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट एंड द एग्रीमेंट बीइंग लॉफुल, दैट मीन्स कि दोनों ही पार्टी के पास कैपेसिटी है, दोनों ही माइनर नहीं है, 18+ है, एंड जितनी भी कंसिडरेशन होती हैं किसी वैलिड कॉन्ट्रैक्ट की उन्होंने वो सभी फॉलो किया है। तो अब इनका जो कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है, वो क्या मतलब जो इनका एग्रीमेंट था वो लॉ के थ्रू इन्फोर्स हो चुका है, ठीक है, और इसे हम बोलेंगे कि हाँ ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है, ठीक है, यानी कि एग्रीमेंट बीइंग लॉफुल, जो एग्रीमेंट है वो अभी लॉफुल है। नेक्स्ट आता है वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। द कॉन्ट्रैक्ट दैट वाज वैलिड बट बिकम्स अनइन्फोर्सेबल ड्यू टू सम इशूज, यानी कि एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो कि वैलिड तो था, ठीक है, वैलिड था से मतलब पहले था, बट बिकम्स अनइन्फोर्सेबल ड्यू टू सम इशू, लेकिन अभी कुछ इशूज़ की वजह से ये अनइन्फोर्सेबल हो चुका है, इसे हम बोलते हैं वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। एग्जाम्पल के लिए अ कॉन्ट्रैक्ट टू हायर समवन टू एसिनेट अनदर पर्सन इज़ अ वॉइड कॉन्ट्रैक्ट बिकॉज द ऑब्जेक्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट इज़ इलीगल, ठीक है। यहाँ पे क्या था कि देखो कोई भी दो पार्टीज़ आपस में एग्रीमेंट कर सकती हैं, ठीक है, और अगर वो लीगली है, अगर वो लीगली इन्फोर्सेबल है तो आप क्या बोलेंगे, इसे कॉन्ट्रैक्ट बोलेंगे। अब एग्जाम्पल में क्या बोल रहे हैं कि एक कॉन्ट्रैक्ट टू हायर, ठीक है, यानी किसने कहा किसी पर्सन ने एक असैसिनिस्ट को हायर मतलब किसी को मारने के लिए एक पर्सन को हायर किया है, ठीक है। तो अब इस टाइप का जो कॉन्ट्रैक्ट है कि आप किसी का किलिंग नहीं कर सकते, तो इस टाइप के कॉन्ट्रैक्ट को हम क्या बोलेंगे कि ये इलीगल हो गया, क्योंकि इसका जो मोटिव है, जो ऑब्जेक्ट है इस कॉन्ट्रैक्ट का वो इलीगल है, तो इसे हम बोलेंगे वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। थर्ड आता है वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। Voidable contract, the contract in which one party has the option to enforce or cancel it, यानी कि इसमें क्या होता है, दो पार्टीज़ में से किसी भी एक पार्टी के पास ऑप्शन होता है कि या तो वो इसे इन्फोर्स करा ले, ठीक है, लीगली इन्फोर्स करा ले तो ठीक है वो आपका कॉन्ट्रैक्ट वैलिड बन जाएगा, या फिर वो उसे कैंसिल कर सकती है। तो वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट में किसी एक पार्टी के पास अपनी पावर होती है कि वो उसे मतलब जो कॉन्ट्रैक्ट है उसे कैंसिल करना चाहती है या फिर लीगली इन्फोर्स कराना चाहती है। एग्जाम्पल के लिए एक कॉन्ट्रैक्ट एंटर्ड इनटू बाय अ माइनर, यानी कि अगर कोई माइनर किसी कॉन्ट्रैक्ट में आता है
कैन बी वॉइडेड बाय द माइनर बट नॉट बाय द अदर पार्टी। अब अगर कोई माइनर किसी कॉन्ट्रैक्ट में आता है तो वो कॉन्ट्रैक्ट माइनर के थ्रू तो वॉइड करा सकते हैं कि ठीक है, माइनर ने बोल दिया कि मुझे उस टाइम पे आइडिया नहीं था कि इस कॉन्ट्रैक्ट के या जो कॉन्ट्रैक्ट के रूल्स होते हैं मुझे नहीं पता उसके बारे में, एंड अभी मैं विदड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है, मुझे इस कॉन्ट्रैक्ट में नहीं रहना। अगर माइनर चाहेगा तो उसे वॉइड करा सकता है, लेकिन अगर अदर पार्टी चाहती है तो अदर पार्टी के थ्रू ये कॉन्ट्रैक्ट वॉइड नहीं होगा। ओके। फोर्थ नंबर है इलीगल कॉन्ट्रैक्ट। इलीगल कॉन्ट्रैक्ट आर द कॉन्ट्रैक्ट दैट फॉरबिडन बाय लॉ एंड कैन नॉट बी इन्फोर्स, यानी कि एक ऐसे कॉन्ट्रैक्ट जो पहले से ही लॉ के थ्रू फॉरबिडन है एंड इसको आप लीगली इन्फोर्स नहीं कर सकते। एग्जाम्पल के लिए कॉन्ट्रैक्ट्स टू हायर वर्कर्स हु आर नॉट अबव द एज प्रिस्क्राइब्ड बाय लॉ। फॉर एग्जाम्पल के लिए अपनी अपनी जो अलग अलग इंडस्ट्रीज़ होती हैं उसमें अलग अलग क्राइटेरिया हैं, सभी में बोला गया है कि चाइल्ड लेबर को आप हायर नहीं कर सकते। तो अगर कोई इंडस्ट्री या कोई पार्टी चाइल्ड लेबर मतलब कुछ ऐसे मतलब बच्चों को वर्क पे लगाती है, ठीक है, और वो कॉन्ट्रैक्ट करती है कि हाँ हम इन सब चाइल्ड लेबर को हायर करेंगे या कुछ ऐसे वर्कर्स को हायर करेंगे जो कि उनकी एज काफ़ी कम है, राइट। तो ऐसा जो कॉन्ट्रैक्ट है वो लॉ ने पहले ही मना कर रखा है कि नहीं, आप चाइल्ड लेबर को इंडस्ट्री में नहीं लगा सकते, तो ये पहले से ही इलीगल कॉन्ट्रैक्ट है। ओके, सो नेक्स्ट आता है फिफ्थ, यूनिलैटरल कॉन्ट्रैक्ट। यूनिलैटरल कॉन्ट्रैक्ट आर द कॉन्ट्रैक्ट इन विच वन पार्टी मेक्स अ प्रॉमिस इन एक्सचेंज फॉर एन एक्ट, यानी कि जो वन पार्टी है वो कोई प्रॉमिस करती है किसके एक्सचेंज में, किसी एक्ट के एक्सचेंज में, ठीक है। इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। इमेजिन समवन पोस्ट अ फ्लाईओवर ऑफरिंग 5000 रुपीज़ टू एनी वन हु फाइंड्स एंड रिटर्न देयर लॉस्ट कैट, ठीक है। इन्होंने क्या किया है कि वन पार्टी ने एक प्रॉमिस किया, वन पार्टी ने प्रॉमिस ये किया है कि मतलब एक फ्लाईओवर लगा दिया है। एग्जांपल के लिए कोई है, उन्होंने फ्लाईओवर लगा दिया, उन्होंने ये बोला कि देखो मैं आपको ना 5000 रुपीज़ दूँगा अगर कोई मेरी जो कैट है उसको ढूंढ कर ले आए। अब उन्होंने फ्लाईओवर लगा दिया है, अदर पार्टी से उन्होंने डायरेक्टली मतलब बात नहीं की है, ठीक है, बट फ्लाईओवर उन्होंने लगा दिया है, उन्होंने डायरेक्टली वो कंडीशन मेंशन कर दी है कि अगर आप ये करते हो तो आप मतलब मैं आपको पैसे दे दूँगा। दैट मीन्स कि ये कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है, बट ये वन साइडेड कॉन्ट्रैक्ट है। इसे को हम बोलते हैं यूनिलैटरल ऑफर, ठीक है, कि एक पार्टी है जिसने अपनी तरफ से ऑफर रख दिया है, ठीक है। अब द कॉन्ट्रैक्ट इज़ फॉर्म्ड ओनली व्हेन समवन फाइंड्स एंड रिटर्न द कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। अब अगर कोई दूसरी पार्टी वो इसको एक्सेप्ट करती है एंड बोलती है कि ठीक है मुझे ये मैंने देखा है, मैं आपकी कैट को ढूंढ कर ले आऊँगी, वो कैट को ढूंढ कर ले आती है, ठीक है। अदर पार्टी अगर वो कैट को रिटर्न कर देती है उसकी ओनर के पास, तो अदर पार्टी ने जो भी कंडीशंस थी उसको फुलफ़िल किया है एंड फुलफिलिंग द कंडीशन फॉर द एक्सेप्टेंस, ठीक है। और उसने क्या किया, एक्सेप्टेंस की जो कंडीशन थी उसको फुलफ़िल कर लिया है, तो इसी टाइप से जो कॉन्ट्रैक्ट है वो बन चुका है। इसको हम बोलते हैं यूनिलैटरल कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। जो एक पार्टी थी उसने पहले अपना ऑफ़र रखा जिसको हम बोलते हैं यूनिलैटरल ऑफ़र, ठीक है, एंड जो अदर पार्टी है वो उस ऑफ़र को जब पता करती है एंड देन उसका जो भी लॉस्ट आइटम है जब उसे वो रिटर्न कर देती है तो उसने एक्सेप्टेंस की कंडीशन फुलफ़िल कर दी है, एंड जब ऑफ़र एंड एक्सेप्टेंस की कंडीशन फुलफ़िल हो जाती हैं तो ये कॉन्ट्रैक्ट बन चुका है, ठीक है। इस टाइप के कॉन्ट्रैक्ट को हम बोलते हैं यूनिलैटरल कॉन्ट्रैक्ट। नेक्स्ट 6 नंबर है बाईलेटरल कॉन्ट्रैक्ट। बाईलेटरल कॉन्ट्रैक्ट आर द कॉन्ट्रैक्ट इन विच बोथ पार्टीज एक्सचेंज प्रोमिसेस। इसमें क्या होता है कि जो दोनों ही पार्टी हैं वो प्रोमिसेस को एक्सचेंज करती हैं। एग्जांपल के लिए ए द सेलर प्रोमिसेस टू डिलीवर 100 kg ऑफ राइस टू बी द बायर, यानी कि ए पर्सन जो है वो सेलर है एंड उसने प्रॉमिस किया है कि वो 100 kg ऑफ राइस को डिलीवर कर देगा बी के पास, ठीक है। बी हमारा बायर है। नाउ बी प्रोमिसेस टू पे 10,000 रुपीज़ टू ए फॉर द 100 kg ऑफ राइस। बी ने प्रोमिस किया है कि ठीक है जब आप डिलीवर कर दोगे राइस तो मैं आपको 10,000 रुपीज़ पे कर दूँगा। अब इस टाइप का कॉन्ट्रैक्ट कहलाता है बाईलेटरल कॉन्ट्रैक्ट। नाउ अभी हम डिस्कस करते हैं ऑफ़र, प्रपोजल, एक्सेप्टेंस एंड कंसिडरेशन को। ऑफ़र और प्रपोजल क्या होता है? एन ऑफ़र इज़ व्हेन वन पर्सन एक्सप्रेसेस देयर विलिंगनेस टू डू और नॉट डू समथिंग इन एक्सचेंज ऑफ समथिंग एल्स, यानी कि ऑफ़र जो है इज़ व्हेन अपना कोई एक पर्सन, एक पार्टी जब वो एक्सप्रेस करती है अपनी विलिंगनेस को कि वो कोई काम करना चाहेगी या फिर नहीं करना चाहेगी इन एक्सचेंज फॉर समथिंग एल्स, ठीक है।
तो किसी ने ऑफ़र दिया कि ठीक है अगर आप ऐसा करेंगे तो मैं ऐसा करूँगी या फिर नहीं करूँगी, वो डिपेंड करता है उस पार्टी के ऊपर, ठीक है। उसी को हम बोलते हैं ऑफ़र। एग्जाम्पल के लिए ए सेलर ऑफर्स टू सेल अ फ़ोन फॉर 10,000 रुपीज़। अब जो एक पर्सन है जिसका नाम ए है, उस सेलर ने क्या किया है, प्रॉमिस किया है कि वो एक फ़ोन को सेल करेगा 10,000 रुपीज़ में, ठीक है। एक्सेप्टेंस क्या होता है, एक्सेप्टेंस इज़ व्हेन द पर्सन टू whom द ऑफर इज़ मेड एग्रीज टू इट, यानी कि एक्सेप्टेंस क्या है, जब जिस पर्सन के लिए मैंने ये ऑफ़र रखा है, अगर वो पर्सन उसे एक्सेप्ट कर लेता है मेरे ऑफ़र को और उस पर एग्री कर जाता है, तो उसे हम बोलेंगे एक्सेप्टेंस। एग्जाम्पल के लिए द बायर एग्रीज टू बाय द फ़ोन फॉर 10,000 रुपीज़। और यहाँ पे क्या है, बायर एग्री कर गया कि हाँ ठीक है मैं आपसे फ़ोन बाय कर लूँगा 10,000 रुपीज़ में। ऑफ़र में क्या था, सेलर ने ऑफ़र रखा कि जो ये फ़ोन है उसे मैं 10,000 रुपीज़ में सेल कर रहा हूँ, ठीक है। एक्सेप्टेंस में क्या है कि बायर ने एग्री किया कि हाँ ठीक है मैं ये फ़ोन 10,000 रुपीज़ में ख़रीद रहा हूँ। तो अभी यहाँ पे क्या है, आई होप आपको डिफरेंस समझ में आ गया होगा ऑफ़र एंड एक्सेप्टेंस में। नेक्स्ट, कंसिडरेशन। कंसिडरेशन मीन्स समथिंग ऑफ वैल्यूएबल एक्सचेंज बिटवीन पार्टीज़, यानी कि कंसिडरेशन में क्या है कि कुछ वैल्यूएबल है जो टू या टू से ज़्यादा पार्टीज़ के बीच में आपस में एक्सचेंज हो रहा है। एग्जांपल के लिए मनी पेड फॉर गुड्स और सर्विसेज। आप जब भी कोई गुड्स लेने जाते हैं या कोई सर्विस लेने जाते हैं, ठीक है, तो उसके एक्सचेंज में आप मनी पे करते हैं, ठीक है, उसी को हम बोलते हैं कंसिडरेशन। एग्जांपल के लिए अगर आपको वेजिटेबल चाहिए थी, ठीक है, तो आपने सेलर को कुछ अमाउंट पे किया एंड सेलर ने आपको कुछ वेजिटेबल्स दी। यहाँ पे क्या हो गया, कंसिडरेशन आ चुका है, बिकॉज आप दोनों पार्टीज़ ने आपस में कुछ एक्सचेंज किया है, वैल्यूएबल एक्सचेंज किया है। ओके, नेक्स्ट, अगर आप डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर आपको सर्विसेज प्रोवाइड करता है, मेडिकल सर्विसेज, एंड उसके रिटर्न में आप उनका फ़ीस जो चार्ज होता है अपने वो पे करते हो। तो यहाँ पे क्या है कि दोनों ही पार्टीज़ ने जो वैल्यू है वो एक्सचेंज की। ओके, कैपेसिटी ऑफ पार्टीज़, यानी कि जो पार्टीज़ हैं उनकी क्या कैपेसिटी होनी चाहिए जब वो उस कॉन्ट्रैक्ट में आते हैं। अ पर्सन कैन एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट ओनली इफ़ दे, यानी कि एक पर्सन किसी कॉन्ट्रैक्ट में तभी आ सकता है अगर वो फर्स्ट पॉइंट है आर 18 ईयर्स और ओल्डर, यानी कि वो जो पर्सन है वो मिनिमम 18 ईयर्स या उससे ज़्यादा बड़ा होना चाहिए। नेक्स्ट, आर ऑफ साउंड माइंड, यानी कि जो भी वो पर्सन है जो उस कॉन्ट्रैक्ट में आ रहे हैं दोनों ही पार्टी, वो साउंड माइंड के होना चाहिए, मीन्स वो मेंटली फिट होने चाहिए कि अपने डिसीजंस ले सकें। नेक्स्ट, आर नॉट डिस्क्वालीफाइड बाय द लॉ, यानी कि ऐसा कोई नहीं होना चाहिए पार्टी जो कि लॉ के थ्रू डिस्क्वालीफाइड हो। ओके, तो ये सारी कुछ कैपेसिटी थी जो किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में आने के लिए पार्टीज़ को फुलफ़िल करनी पड़ेगी। What is free consent? कंसेंट इज़ फ्री व्हेन इट इज़ गिवन विदाउट, यानी कंसेंट जो है वो फ्री तब होगा जब कुछ जो यहाँ पे पॉइंट दिए गए हैं, अगर वो पॉइंट नहीं होते हैं तो हमारा कंसेंट फ्री होगा। एग्जांपल के लिए कॉर्सन, ठीक है, यूजिंग फोर्स और थ्रेट, अगर आप किसी अदर पार्टी को फोर्सफुली या थ्रेट्स के थ्रू आप उससे कोई कॉन्ट्रैक्ट में लेकर आ रहे हो, कोई काम आप उससे करवा रहे हैं, ठीक है, तो वो फ्री कंसेंट नहीं होगा। नेक्स्ट, अनड्यू इन्फ्लुएंस, यूजिंग पावर टू मैनिपुलेट समवन, अगर आप अपनी पावर का यूज़ कर रहे हो किसी अदर पार्टी को मैनिपुलेट करने के लिए, तो उसे हम बोलते हैं अनड्यू इन्फ्लुएंस। आप चाहते हो कि मैं उसे इमोशनली मैनिपुलेट करूं, ठीक है, ताकि वो पर्सन जो है वो मेरी बात मान ले और इस कॉन्ट्रैक्ट में आ जाए, तो इसे हम बोलते हैं अनड्यू इन्फ्लुएंस। एंड अगर आप किसी पर्सन से अनड्यू इन्फ्लुएंस के थ्रू कुछ काम करवाते हैं, किसी कॉन्ट्रैक्ट में आते हैं, तो वो कॉन्ट्रैक्ट आपका फ्री कंसेंट नहीं होगा उसमें। फ्रॉड में प्रोवाइडिंग फॉल्स इन्फॉर्मेशन, आप किसी अदर पार्टी को जिसके साथ भी आप कॉन्ट्रैक्ट में आ रहे हैं, अगर आप उन्हें कोई फॉल्स इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं तो भी आपका वो मतलब अदर पार्टी का फ्री कंसेंट नहीं माना जाएगा। नेक्स्ट है मिस रिप्रेजेंटेशन, इसमें क्या होता है, हाइडिंग इम्पॉर्टेंट फैक्ट, यानी कि जो कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स है अगर आप उसे हाइड करते हो, ठीक है ना, अदर पार्टी को ये बात पता नहीं है, ठीक है, तो आप क्या कर रहे हो, आप मिस रिप्रेजेंट कर रहे हो और यहाँ पे फिर उस पार्टी का फ्री कंसेंट नहीं होगा। मिस्टेक, मिसअंडरस्टैंडिंग की टर्म्स, आपने कुछ जो भी कॉन्ट्रैक्ट के टर्म्स एंड कंडीशंस थे, ये आप जिस भी बेसिस पे अदर पार्टी के साथ कॉन्ट्रैक्ट में आना चाह रहे थे, आपने, ठीक है, जो अदर पार्टी है आपने जो भी बताया उसने उसको सही से नहीं समझा, या फिर उससे मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई कि जो आप बता रहे हैं उसने कुछ और समझ लिया। अगर ऐसे वाला केस भी होता है तो भी उसका फ्री कंसेंट नहीं होगा। अदर पार्टीज़ बोल सकती है कि आपने जो बताया था उनको, वो या तो आपने सही से नहीं बताया या फिर वो उनको समझ में नहीं आया, ठीक है, तो ये भी क्या है, फ्री कंसेंट का पार्ट नहीं होगा।
नेक्स्ट आते हैं वॉइड एग्रीमेंट। वॉइड एग्रीमेंट, सम एग्रीमेंट्स आर ऑटोमेटिकली वॉइड, यानी कि कुछ एग्रीमेंट ऑटोमेटिकली वॉइड हो जाते हैं। जैसे कि फर्स्ट पॉइंट, एग्रीमेंट्स विद अनसर्टेन टर्म्स, यानी कि अगर कोई एग्रीमेंट है जिसमें टर्म्स क्लियर नहीं है, सर्टेन टर्म्स नहीं है, अनसर्टेन टर्म्स आ जाते हैं, तो वो क्या हो जाता है, स्टार्टिंग से ही एग्रीमेंट वॉइड हो जाता है। एंड एग्रीमेंट, सेकंड पॉइंट, एग्रीमेंट्स विदाउट कंसिडरेशन, ठीक है, अगर आपने कोई ऐसा एग्रीमेंट किया है जिसमें कंसिडरेशन ही नहीं है, तो भी वो क्या हो जाएगा, एक वॉइड एग्रीमेंट हो जाएगा। थर्ड पॉइंट है एग्रीमेंट्स दैट आर इम्पॉसिबल टू परफॉर्म, यानी कि आपने कुछ ऐसा एग्रीमेंट कर लिया अदर पार्टी के साथ में जो कि अदर पार्टी उसे परफॉर्म कर ही नहीं सकती, तो उसे हमको क्या बोलेंगे कि ये एग्रीमेंट भी स्टार्टिंग से वॉइड हो चुका है। ओके, अब बात करते हैं कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट्स, क्वासी कॉन्ट्रैक्ट्स के बारे में। ओके, कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट्स क्या होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट्स बेस्ड ऑन फ्यूचर अनसर्टेन इवेंट्स, यानी कि ये कुछ ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स हैं जो बेस्ड होते हैं फ्यूचर के अनसर्टेन इवेंट्स पे। एग्जाम्पल के लिए एन इंश्योरेंस पॉलिसी, यानी कि अगर आप किसी मतलब हेल्थ इंश्योरेंस कराते हो या फिर आप जो भी इंश्योरेंस पॉलिसी लेते हो, ठीक है, उस इंश्योरेंस पॉलिसी का आपको बेनिफिट तभी मिलता है या कंपनसेशन तभी मिलता है जब कोई लॉस होता है, ठीक है। तो यानी कि ये जो कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट हैं ये एक ऐसे कॉन्ट्रैक्ट हैं जो फ्यूचर के कुछ अनसर्टेन इवेंट्स पे बेस्ड होते हैं। अगर फ्यूचर में अनसर्टेन इवेंट्स होंगे तभी आपका ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आता है क्वासी कॉन्ट्रैक्ट। दीज आर नॉट एक्चुअल कॉन्ट्रैक्ट्स बट आर इम्पोज्ड बाय लॉ टू प्रिवेंट अनफेयर एडवांटेज, यानी कि ये कोई एक्चुअल कॉन्ट्रैक्ट होते नहीं हैं बट लॉ के थ्रू इन्फोर्स किए गए हैं जिससे कि कोई अनफेयर एडवांटेज ना ले सके। एग्जाम्पल के लिए अ रेस्टोरेंट मिस्टेकनली डिलीवर्स फूड टू यू, यानी कि अगर किसी रेस्टोरेंट के थ्रू गलती से आपके पास डिलीवर हो चुका है फूड एंड यू ईट इट, और अगर आपने उसे खा लिया, ठीक है, तो अभी आपको उसका पैसा पे करना पड़ेगा, ठीक है। अब इसमें क्या हुआ है कि डायरेक्टली आपका रेस्टोरेंट के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ, जो डिलीवरी पर्सन था उससे आपका कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ है, बट बाय मिस्टेक वो फूड आपके पास डिलीवर हो गया है एंड अगर आपने उसे खा लिया है तो अभी आप मतलब लाइबल है कि अभी आप उसका जो भी फूड है जितना भी उसका अमाउंट था वो अमाउंट आप रेस्टोरेंट को पे करेंगे, ठीक है। अब बात करते हैं डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स का। डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स में क्या होता है, द कॉन्ट्रैक्ट्स एंड्स इन डिफरेंट वेज, यानी कि जो कॉन्ट्रैक्ट है वो अलग अलग वे में एंड हो सकता है, ठीक है। बाय परफॉर्मेंस, फर्स्ट पॉइंट, बाय परफॉर्मेंस मीन्स बोथ पार्टीज़ फुलफिल देयर ड्यूटीज़, यानी कि अगर दोनों ही पार्टीज़ ने अपनी ड्यूटीज़ फुलफिल कर दी है जो भी उस कॉन्ट्रैक्ट में मेंशन था, तो हमारा कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा, डिस्चार्ज हो जाएगा, या फिर हम ये बोल सकते हैं कि एंड हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है बाय एग्रीमेंट, बोथ पार्टीज एग्री टू एंड द कॉन्ट्रैक्ट, दोनों ही पार्टी ने एग्री किया है कि ठीक है अभी हमें ये कॉन्ट्रैक्ट एंड करना है, ठीक है, तो भी वो क्या हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज या फिर एंड हो जाएगा। थर्ड पॉइंट बाय इम्पॉसिबिलिटी, परफॉर्मेंस बिकम्स इम्पॉसिबल, यानी कि आपने जिस परफॉर्मेंस के लिए वो कॉन्ट्रैक्ट किया था, जिस ऑब्जेक्ट के लिए आप उस कॉन्ट्रैक्ट में आए थे, बट आपको पता है कि अभी इस कॉन्ट्रैक्ट को फुलफिल करना एक टाइप से इम्पॉसिबल हो चुका है, एग्जाम्पल के लिए ड्यू टू नेचुरल डिजास्टर, तो अभी आप उस कॉन्ट्रैक्ट को फुलफिल कर ही नहीं सकते, इम्पॉसिबल है, राइट। तो फिर आप क्या करेंगे, दोनों ही पार्टी वो कॉन्ट्रैक्ट को एंड कर देंगे। फोर्थ पॉइंट है बाय ब्रीच। बाय ब्रीच में क्या होता है, वन पार्टी फेल्स टू फुलफिल देयर पार्ट, यानी कि ये दो पार्टी आपस में कॉन्ट्रैक्ट में आती हैं, दोनों ही पार्टी का अपना अपना रोल होता है, राइट, बट उसमें से कोई एक पार्टी ऐसी है जो अपना पार्ट, जो भी उसके ऑब्जेक्ट्स थे वो अपना पार्ट जो से फुलफिल नहीं कर पा रही है सही से, ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे, हाँ जो ये कॉन्ट्रैक्ट है वो ब्रीच हो चुका है। रेमेडीज़ फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि कुछ ऐसी रेमेडीज़ जो यूज़ कर सकते हैं ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के लिए। इफ़ कॉन्ट्रैक्ट इज़ ब्रोकन, यानी कि अगर कॉन्ट्रैक्ट ब्रोकन हो चुका है, द अफेक्टेड पार्टी कैन सीक, जो अफेक्टेड पार्टी है, फॉर एग्जांपल पर्सन ए एंड पर्सन बी के बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, अभी पर्सन ए कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच कर रहा है, तो पर्सन बी जो है वो उस कॉन्ट्रैक्ट के ब्रोक होने पे कुछ ऐसे एडवांटेज या जो भी रीज़न है वो सीख कर सकते हैं, जैसे कि फर्स्ट डैमेजेस, कंपनसेशन फॉर लॉसेस, अगर पर्सन बी को कोई लॉस हुआ है, ठीक है, डैमेज हुआ है, तो वो उस चीज़ के लिए कंपनसेशन मांग सकता है पर्सन ए से, ओके। नेक्स्ट है स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, कोर्ट ऑर्डर्स द पार्टी टू फुलफिल द कॉन्ट्रैक्ट, अब अगर ये केस जाता है कोर्ट के पास, तो पर्सन बी एंड पर्सन ए को बोला जा सकता है कोर्ट के थ्रू कि देखो पर्सन ए आपको ना ये परफॉर्मेंस तो फुलफिल करनी ही पड़ेगी, ये कोर्ट का ऑर्डर है, ठीक है। थर्ड पॉइंट है इंजंक्शन,
कोर्ट ऑर्डर्स टू स्टॉप एन एक्शंस, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो सकता है कि कोर्ट जो है वो ऑर्डर कर सकती है जो अभी आपका ये कॉन्ट्रैक्ट है इसे ख़त्म करो, ठीक है। तो ये कुछ रेमेडीज़ हैं जिसके थ्रू आप ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट को जो भी अफेक्टेड पार्टी है उसे कैसे सीख कर सकती है अपना, अगर उससे कुछ लॉस हुआ है तो। ओके, सो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट्स अंडर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, यानी कि कुछ स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट्स आए थे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में, ठीक है। तो इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं। द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 डिफाइंस स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट्स विच इंक्लूड बेलमेंट, प्लेज, एजेंसी, इंडैमनिटी एंड गारंटी, यानी कि जो कुछ स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट्स आए थे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में उनके नाम हैं बेलमेंट, प्लेज, एजेंसी, इंडैमनिटी एंड गारंटी। These are different from general contracts because they involve special relationships between parties, यानी कि जो ये कुछ स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वो डिफरेंट हैं जनरल कॉन्ट्रैक्ट से बिकॉज दे इन्वॉल्व स्पेशल रिलेशनशिप बिटवीन द पार्टीज़। Next, bailment. Bailment means delivering goods to someone for a specific purpose with a promise that goods will be returned once the purpose is completed. Bailment क्या होता है? जिसमें आप goods को डिलीवर करते हो किसी अदर पार्टी के पास, ठीक है, किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए, और आप ये प्रॉमिस करते हो कि जब आपका मतलब वो पर्पस फुलफ़िल हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा, देन अदर पार्टी उस गुड्स को रिटर्न कर देगी आपके पास, ठीक है। तो इसे हम बोलते हैं बेलमेंट। एग्जाम्पल के लिए इसमें कौन कौन सी पार्टीज़ इन्वॉल्व होती हैं? इसमें एक होता है बेलर एंड एक होता है बेली। तो बेलर क्या होता है? द पर्सन हु डिलीवर्स द गुड, यानी कि एक ऐसा पर्सन जो गुड्स को डिलीवर कर रहा है उसे हम बोलते हैं बेलर। एंड बेली कौन होता है? द पर्सन हु रिसीव्स द गुड एंड मस्ट रिटर्न टू दैम, यानी कि जो पर्सन उस गुड को रिसीव कर रहा है एंड अभी उसे उस गुड को वापस रिटर्न करना पड़ेगा बेलर के पास, ओके। एग्जाम्पल पढ़ते हैं। यू गिव योर क्लोथ्स टू अ ड्राई क्लीनर, ठीक है। अभी आप ड्राई क्लीनर के पास अपने क्लोथ्स देते हैं एंड यू आर द बेलर बिकॉज आपने अपने गुड्स का पोजेसन किसी अदर पर्सन आपने अपना गुड्स जो है किसी अदर पर्सन को भी दिया है, तो उसे आप क्या हो जाएंगे? बेलर हो जाएंगे। एंड द ड्राई क्लीनर इज़ द बेली, जो ड्राई क्लीनर है वो क्या बन जाएगा? बेली बन जाएगा बिकॉज कुछ स्पेसिफिक पर्पज़ के लिए उसने आपका गुड्स लिया है एंड देन आफ्टर द फुलफिलिंग पर्पज़ वो आपको रिटर्न कर देगा। द ड्राई क्लीनर मस्ट रिटर्न योर क्लोथ्स आफ्टर क्लीनिंग, ओके। तो इसमें पर्पज़ क्या हो गया? क्लीनिंग, कि जैसे ही ड्राई क्लीनर क्लोथ्स को क्लीन कर देगा वो आपको आपके क्लोथ्स रिटर्न कर देगा। डन हुआ। अब बात करते हैं ड्यूटीज़ ऑफ बेली की। फर्स्ट ड्यूटी है टेक रीजनेबल केयर ऑफ द गुड्स। अब जो भी बेली है, ठीक है, जिसके पास फ़िलहाल गुड्स है, जिसने गुड रिसीव किए हैं, तो वो क्या करेगा? उसकी ड्यूटी बनती है कि वो रीजनेबल केयर करे उस गुड्स की, ठीक है। बेशक बेलर ने वो बात डायरेक्टली ना बोली हो कि इसका केयर करना है, बट स्टिल ये बेली की ड्यूटी बनती है कि उसे रीजनेबल केयर दें उस गुड्स को। नेक्स्ट पॉइंट है रिटर्न द गुड्स वंस द पर्पज़ इज़ कंप्लीट। एंड जैसे ही पर्पज़ कंप्लीट हो जाता है वो गुड्स को वापस रिटर्न कर देना है, ओके। अब बात करते हैं प्लेज का। अ प्लेज इज़ अ स्पेशल टाइप ऑफ बेलमेंट वेयर गुड्स आर गिवन एज सिक्योरिटी फॉर अ लोन और अ डेप्ट, यानी कि प्लेज जो है वो एक ऐसा स्पेशल टाइप का बेलमेंट है, यानी कि एक टाइप का है तो बेलमेंट ही, ठीक है, बट थोड़ा स्पेशल टाइप का है बिकॉज इसमें क्या होता है? गुड्स को आप देते हो एज अ सिक्योरिटी फॉर द लोन और द डेट, ठीक है। इफ़ द बोरोवर यानी कि प्लेजर फेल्स टू रिपे, ठीक है, अगर जो बोरोवर है या जिसको हम प्लेजर भी बोलते हैं, अगर वो रिपे नहीं कर पाता है तो जो लेंडर है जिसको हम प्लेजी भी बोलते हैं वो उस गुड्स को सेल कर सकता है। मैं दोबारा से रिपीट करती हूँ, प्लेज जो है वो ऐसा स्पेशल टाइप का बेलमेंट है जिसमें गुड्स को आप देते हो एज अ सिक्योरिटी फॉर अ लोन और अ डेट, ठीक है। एंड इफ़ द अगर कोई बोरोवर जिसको आप प्लेजर भी बोलते हैं, ठीक है, फेल्स टू रिपे, यानी कि किसी ने पैसे बोरो किए एंड अभी वो रिपे नहीं कर पा रहा है, तो जो लेंडर है जिसने पैसे दिए जिसको प्लेजी भी बोलते हैं वो उसके गुड्स को सेल भी कर सकता है। अब इसमें कितनी पार्टीज इन्वॉल्व होती हैं? एक होता है प्लेजर एंड एक होता है प्लेजी, ठीक है। प्लेजर को आप ऑनर भी बोलते हैं एंड प्लेजी को आप पॉनी भी बोलते हैं। तो प्लेजर द पर्सन हु गिव्स गुड्स एज अ सिक्योरिटी, यानी एक ऐसा पर्सन जो अपना गुड्स दे रहा है किसी अदर पार्टी को एज अ सिक्योरिटी फॉर्म, ठीक है।
एंड प्लेजी क्या होता है, द पर्सन हु लेंड्स मनी अगेंस्ट द गुड, यानी कि एक ऐसा पर्सन जो कि मनी दे रहा है गुड्स के बदले में। ओके, तो उसे हम बोलते हैं प्लेजी। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। यू टेक अ गोल्ड लोन फ्रॉम अ बैंक, ठीक है, आपने बैंक से गोल्ड लोन लिया बाय गिविंग योर गोल्ड द सिक्योरिटी, आपने जो अपना गोल्ड था वो सिक्योरिटी के लिए दिया किसी बैंक को, और वहाँ से आपने लोन ले लिया। यू आर द प्लेजर, अभी आप प्लेजर हैं बिकॉज आपने अपना गुड्स जो है वो किसी अदर पार्टी को दी है एज अ सिक्योरिटी। एंड द बैंक इज़ द प्लेजी, बैंक प्लेजी है बिकॉज उसने आपका गुड रखा है, आपको बदले में पैसे दिए। इफ़ यू डोंट रिपे, अगर आप अपना जो भी लोन है वो रिपे नहीं करते हैं, द बैंक कैन सेल द गोल्ड, ठीक है, जो बैंक है वो गोल्ड को सेल कर सकता है। ओके, एग्जाम्पल समझ में आ गया। कोई बैंक है एंड आपने क्या किया है, गोल्ड लोन लेने के लिए अपना गोल्ड जो है द सिक्योरिटी रख दिया था बैंक के पास, तो आप प्लेजर बन गए एंड बैंक बन गया प्लेजी। अगर आप अपना जो भी लोन है वो रिपे नहीं करते हैं तो बैंक के पास ये है कि वो आपका गुड्स सोल्ड कर सकती है, ठीक है। की फीचर्स क्या होते हैं, ओनरशिप रिमेन्स विद द प्लेजर, यानी कि जो ओनरशिप है वो प्लेजर के पास ही रहेगी, मीन्स जिसका वो गुड है ओरिजिनली उसका ओनरशिप सिर्फ उसी के पास ही रहेगा। द प्लेजी हैज़ द राइट टू सेल द गुड्स, यानी कि जो प्लेजी है यानी कि जिसके पास अभी गुड है, जिसने एज अ सिक्योरिटी गोल्ड मतलब एज अ सिक्योरिटी वो गुड्स को रखा हुआ है, उसे हम प्लेजी बोलते हैं। तो उनके पास ये राइट होता है कि वो गुड्स को सेल कर सकते हैं। अगर प्लेजर उनका जो भी अमाउंट था उसको रिपे नहीं कर पा रहा है तो वो उस गुड को सेल कर सकते हैं। सभी बात करते हैं एजेंसी। एंड एजेंसी इज़ अ कॉन्ट्रैक्ट वेयर वन पर्सन, जिसको आप एजेंट बोलते हैं, एक्ट्स ऑन अ बिहाफ ऑफ अनदर, जिसको आप प्रिंसिपल बोलते हैं, तो क्रिएट अ लीगल रिलेशनशिप विद थर्ड पार्टी। यानी कि एजेंसी क्या है, एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें वन पर्सन लाइक एजेंट एक्ट ऑन मतलब एक्ट करता है ऑन बिहाफ ऑफ द प्रिंसिपल अदर पार्टी के बीच में, जिसके वो थर्ड पार्टी से रिलेशनशिप मतलब लीगल रिलेशनशिप क्रिएट कर सके। फॉर एग्जांपल यहाँ पे क्या है, तीन पार्टी है, एक है एजेंट एंड एक प्रिंसिपल एंड देन एक थर्ड पार्टी। तो एजेंट जो है वो प्रिंसिपल का एजेंट है, दैट मीन्स कि वो प्रिंसिपल के बिहाफ पर किसी लीगल रिलेशनशिप में आ रहा है थर्ड पार्टीज़ के साथ में, ठीक है। इसका एग्जांपल ये हो सकता है कि जो लाइक जो कोर्ट केसेस होते हैं, तो इसमें क्या होता है कि एक पर्सन जिसका ओरिजिनली केस है, ठीक है, उसे आप पार्टी ए मान लें, एंड उसके बाद जो लॉयर हो गया है वो एजेंट बन गया है पार्टी ए का, बिकॉज वो लीगल रिलेशनशिप में आ रहा है किसी थर्ड पार्टी के साथ में ऑन द बिहाफ ऑफ द फर्स्ट पार्टी, दैट मीन्स कि एजेंट, ठीक है। तो उसमें तीन पार्टीज इन्वॉल्व होती हैं। पार्टीज इन्वॉल्व, फर्स्ट पार्टीज का नाम क्या है, प्रिंसिपल। द पर्सन हु अपॉइंट्स द एजेंट, यानी कि एक ऐसा पर्सन जो एजेंट को अपॉइंट करता है उसे हम बोलते हैं प्रिंसिपल। एंड द एजेंट यानी द पर्सन हु एक्ट्स ऑन बिहाफ ऑफ द प्रिंसिपल, एक ऐसा पर्सन जो प्रिंसिपल के बिहाफ पे एक्ट करता है उसे हम बोलते हैं एजेंट, एंड इसमें कोई थर्ड पार्टी भी होती है, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए अ कंपनी अपॉइंट्स अ सेल्स एजेंट टू सेल इट्स प्रोडक्ट्स, ठीक है, यानी किसी कंपनी ने अपॉइंट किया सेल्स एजेंट को जो कि उनके प्रोडक्ट को सेल करेगा। द कंपनी इज़ द प्रिंसिपल, अब जो कंपनी है वो यहाँ पे प्रिंसिपल है एंड द सेल्स एजेंट जो है वो यहाँ पे एक एजेंट की तरह एक्ट करेंगे, ठीक है। ड्यूटीज़ ऑफ एन एजेंट, एजेंट की ड्यूटीज़ क्या है, फर्स्ट ड्यूटी एक्ट इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द प्रिंसिपल, यानी कि जो एजेंट है उसको एक्ट करना है जो कि प्रिंसिपल के बेस्ट इंटरेस्ट में रहे। नेक्स्ट पॉइंट है फॉलो इंस्ट्रक्शंस गिवन बाय द प्रिंसिपल, यानी कि जो इंस्ट्रक्शन प्रिंसिपल के थ्रू गिवन है आपको वो फॉलो करने हैं, ओके। नेक्स्ट आता है इंडैमनिटी। इंडैमनिटी मीन्स वन पार्टी प्रोमिसेस टू कंपनसेट द अदर फॉर एनी लॉस और डैमेज दे मे सफ़र, यानी कि इंडैमनिटी क्या है कि इसका मीनिंग है कि जब वन पार्टी प्रॉमिस करती है कि भाई देखिए मैं आपको कंपनसेट करूँगा, ठीक है, या करूँगी अगर अदर पार्टी को कोई लॉस होता है या कोई डैमेज होता है। एग्जाम्पल के लिए एन इंश्योरेंस कंपनी एग्रीज टू पे फॉर योर कार रिपेयर्स इफ़ यू मेट विद एन एक्सीडेंट, यानी कि जो इंश्योरेंस कंपनी है वो आपकी कार रिपेयर के लिए तभी पे करेगी, तभी कंपनसेट करेगी जब आप कोई एक्सीडेंट होता है आपकी कार का, ठीक है, तभी वो आपको इंश्योरेंस पे करेगी। एंड हेयर द इंश्योरेंस कंपनी indemnifies you
अगेंस्ट लॉसेस, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बोलेंगे, जो इंश्योरेंस कंपनी है वो इंडेमनीफाइज कर रही है आपको लॉसेस के अगेंस्ट, यानी कि वो आपको पे करने के लिए रेडी है जब कोई लॉस होता है, डैमेज होता है। तो की फीचर्स क्या है इसके, इसमें 2 पार्टीज़ इन्वॉल्व होती हैं। फर्स्ट पार्टी है इंडेमनीफायर, द पर्सन हु प्रॉमिसेस टू कंपनसेट, यानी कि एक ऐसा पर्सन या एक ऐसा पार्टी जिसने प्रॉमिस किया है कि वो कंपनसेट करेगा। इंडेमनीफाइड, द पर्सन हु इज़ प्रोटेक्टेड फ्रॉम लॉस, यानी कि एक ऐसा पर्सन या एक ऐसी पार्टी जो कि प्रोटेक्टेड होती है लॉस से। अभी ये जो कार वाला एग्जाम्पल लिया हमने, तो इसमें कार, ठीक है, इसमें जो कार पर्सन था एंड जो इंश्योरेंस कंपनी थी, तो जो इंश्योरेंस कंपनी है उसे आप बोलेंगे इंडेमनीफायर, बिकॉज उसने प्रॉमिस किया है कि वो आपको कंपनसेट करेगी, ठीक है। एंड इंडेमनीफाइड कौन है, कि जो पर्सन, जो जिसका वो कार है, जिसको ओन करता है, ओके। अब बात करते हैं गारंटी की। अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी इज़ व्हेन अ थर्ड पार्टी प्रोमिसेस टू रिपे अ लोन इफ़ द बोरोवर फेल्स, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी जो है जब कोई थर्ड पार्टी प्रॉमिस करती है कि वो आपको लोन रिपे कर देगी, ठीक है, अगर बोरोवर फेल हो जाता है तो, ठीक है। यहाँ पे क्या है कि 3 पार्टीज इन्वॉल्व हैं, पार्टी ए जिसने लोन लिया था, पार्टी बी जिसने लोन दिया था, एंड पार्टी थर्ड पार्टी, ठीक है। तो अगर जिसने लोन लिया था वो लोन पे नहीं कर पा रहा है, तो जो थर्ड पार्टी है उसने क्या है, गारंटी लिया हुआ है, प्रॉमिस किया हुआ है कि देखो अगर आपको बोरोवर लोन पे नहीं कर पा रहा है ना, तो उसके बदले में हम आपको लोन पे करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे पार्टीज इन्वॉल्व कौन कौन सी थे, फर्स्ट पार्टीज को हम बोलते हैं प्रिंसिपल डेटर, ठीक है। प्रिंसिपल डेटर कौन है, द पर्सन हु टेक्स द लोन, यानी कि जिसने लोन लिया है उसे हम बोलेंगे प्रिंसिपल डेटर। एंड सेकंड पार्टी है क्रेडिटर, द पर्सन हु गिव्स द लोन, यानी कि ऐसा पर्सन जिसने लोन दिया है। थर्ड पार्टी है गारंटर, यानी कि श्योरिटी, द पर्सन हु प्रोमिसेस टू रिपे इफ़ द प्रिंसिपल डेटर फेल्स, यानी कि अगर जो प्रिंसिपल डेटर है अगर वो फेल कर जाता है उस लोन को रिपे या उस प्रॉमिस को रिपे करने के लिए, तो यहाँ पे जो गारंटर है वो इस चीज़ की श्योरिटी लेता है कि हाँ मैं इसे रिपे करूँगा। फॉर एग्जाम्पल, यू टेक अ लोन फ्रॉम अ बैंक, आपने किसी बैंक से लोन लिया है, एंड योर फ्रेंड गारंटीज टू रिपे इफ़ यू डोंट, आपके फ्रेंड ने गारंटी दी है कि अगर आप उस लोन को रिपे नहीं करेंगे, ठीक है, तो वो रिपे करेंगे, ठीक है। यू आर द प्रिंसिपल डेटर, यानी कि आप क्या बन गए, प्रिंसिपल डेटर बन चुके हैं, एंड द बैंक इज़ द क्रेडिटर, बैंक क्या बन गया, क्रेडिटर बन चुका है, एंड योर फ्रेंड इज़ द गारंटर, आपका फ्रेंड जिसने गारंटी दी है वो क्या बन गया, गारंटर बन चुके हैं। बात करते हैं टाइप्स ऑफ गारंटी में। फर्स्ट होता है स्पेसिफिक गारंटी, दैट अप्लाइज टू अ सिंगल ट्रांजैक्शन, यानी कि वो सिर्फ और सिर्फ सिंगल ट्रांजैक्शन के लिए ही अप्लाई होगी, यानी कि अगर आप किसी पर्सन ने गारंटी दी है थर्ड पार्टी ने, तो वो उस सिंगल ट्रांजैक्शन के लिए ही है। कंटिन्यूइंग गारंटी क्या होता है, अप्लाइज टू मल्टीपल ट्रांजैक्शन ओवर द टाइम, इसमें क्या होता है कि आप जो मल्टीपल ट्रांजैक्शन करते हो एंड उसमें वो गारंटी आपकी रहती है, जितने बार भी आपने ट्रांजैक्शन किए हैं उतने बार आपकी गारंटी रहेगी, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा गारंटी की डेफिनेशन, टाइप्स एंड एग्जाम्पल, ओके।